हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस लॉ इनसाइट में आपका दोस्त आपका भाई आयुष लेकर आ गया हूँ आपके लिए पार्ट 6 कंपनीज एक्ट का। एंड इससे पहले ऑलरेडी 5 क्लास हो चुका है, तो वो अगर तुमने नहीं देखा तो जाकर देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। और ट्राई करूँगा मैं इसी में कंपनीज एक्ट पूरा ख़त्म कर दूँ, ठीक है। सो अभी हम लोग को करना है मेमोरेंडम। मेमोरेंडम होता क्या है, सबसे पहले एक एग्जांपल से समझते हैं, उसके बाद मैं लिखवा भी दूंगा कि कैसे लिखना है। मेमोरेंडम कुछ नहीं, एक डॉक्यूमेंट होता है। हर एक कंपनी के पास एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी का ऑब्जेक्टिव बताया जाता है। ऑब्जेक्टिव बोले तो कि कंपनी किस पर्पस से बना है, कंपनी क्या काम करना चाहता है। जैसे कि मेरा एक कंपनी है, सपोज करो मेरा एक कंपनी है AKG प्राइवेट लिमिटेड, और मेरा मेमोरेंडम में पहले तो मैंने साइन किया है। मेरे मेमोरेंडम में ऑब्जेक्टिव में ये लिखा हुआ है कि ये कंपनी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम करेगा। तो भाई जब ऑब्जेक्टिव में लिखा है कि ये कंपनी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम के लिए फॉर्म हुआ है, तो उसका काम सिर्फ कंस्ट्रक्शन रिलेटेड ही होना चाहिए। मैं दूसरा और कोई काम नहीं कर सकता, मेरे पावर के बियॉन्ड है, वो मेमोरेंडम के स्कोप के बियॉन्ड है। यानी स्कोप, मेमोरेंडम सिंपल सा एक चीज़ समझ लो, एक लाइन है, बॉर्डर लाइन, जिसको क्रॉस करके कंपनी काम नहीं कर सकता। अब एग्जाम्पल से तुम ऐसे ही समझ लो, स्टेट वगैरह का एग्जाम्पल। स्टेट के पास पावर होता है एग्रीकल्चर के रिलेटेड लॉ बनाने का। सेंट्रल के पास पावर होता है इंटरनेशनल अफेयर्स के रिलेटेड लॉ बनाने का। क्या स्टेट के पास पावर है कि वो इंटरनेशनल राफेल कैसे खरीदना है उसके रिलेटेड कोई पॉलिसीज़ बना सके? नहीं बना सकता। उसके पावर के ही बियॉन्ड है, उसके अथॉरिटी के बियॉन्ड है। उसी तरह हर कंपनी का एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक पावर होता है, जो कि मेमोरेंडम बताता है कि कंपनी का ये पावर है, ये काम कंपनी कर सकता है, इसके बाहर जाकर कंपनी काम नहीं कर सकता। और अगर करता है तो उस सिचुएशन में लॉ कंपनी को प्रोटेक्ट नहीं करेगा, यानी कि केस नहीं कर सकते हो अगर तुम ऑब्जेक्टिव के बाहर जाकर कोई भी काम करते हो। आई होप कि तुम्हें समझ में आया कि मेमोरेंडम है क्या। अब इसको लिखेंगे कैसे। सबसे पहला सेक्शन 2 क्लॉज 56 बताता है मेमोरेंडम is the charter of the company which मेमोरेंडम क्या है? चार्टर है कंपनी का। चार्टर बोले तो इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कंपनी का मेमोरेंडम है, क्योंकि बाकी सारे डॉक्यूमेंट कंपनी के इसी के इर्द गिर्द रहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब मेमोरेंडम इज द document which define the scope and powers of the company, powers of the company within which company has to perform। ये हो गया डिफिनेशन, ठीक है। यानी मेमोरेंडम वो ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि कंपनी का पावर्स, स्कोप, कंपनी क्या क्या कर सकता है वो बताता है, और उसके अंडर रह के ही कंपनी को काम करना पड़ता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक सेक्शन लगता है इसमें, कनेक्शन होता है सेक्शन 4 का। वो क्या बात बोलता है? वो बोलता है कंटेंट्स ऑफ द मेमोरेंडम। कंटेंट्स ऑफ द मेमोरेंडम, मेमोरेंडम में क्या क्या कंटेंट है, मतलब क्या सिर्फ ऑब्जेक्टिव बताता है बस उतना ही ख़त्म हो जाता है? तो सेक्शन 4 बोलता है कि नहीं भाई। सबसे पहला मेमोरेंडम में बताया जाता है नेम क्लॉज। और नेम क्लॉज में क्या रहता है? कंपनी का नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड। दूसरा रहता है कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ये कंपनी का एड्रेस देता है रजिस्टर ऑफिस का। फिर तीसरा रहता है ऑब्जेक्ट क्लॉज, जिसके बारे में अभी हम लोग समझे। ऑब्जेक्ट क्लॉज जो कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव बताता है कि भाई कंपनी क्या क्या परफॉर्म करने वाला है। चौथा लायबिलिटी क्लॉज, कंपनी कैसा है, लिमिटेड बाय शेयर्स है या गारंटी है, वो सब कुछ इसमें बताता है। पांचवा कैपिटल क्लॉज,
इसमें कंपनी के पास कितना ऑथोराइज्ड कैपिटल है वो सब कुछ बताया जाता है। छठा, एसोसिएशन क्लॉज, इसमें सब्सक्राइबर्स के डिटेल्स रहते हैं। जो मेमोरेंडम को साइन किए उनके सारे डिटेल्स है। जैसे कि यहाँ मैंने साइन किया है तो वहाँ क्या मेरा डिटेल होगा? हाँ, मेरा डिटेल भी होगा। और एक बात ध्यान रखना, मेमोरेंडम को कभी भी माइनर साइन नहीं कर सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने पढ़ा है कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट में इंटर ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो इनकैपेसिटी होता है उसका। ठीक है, तो वो इंटर नहीं कर सकता। तो ये बात ध्यान रखना कि मेमोरेंडम में माइनर साइन नहीं कर सकता। अगर माइनर का कोई पेरेंट साइन करता है तो वो अपने पर्सनल कैपेसिटी में काम साइन किया है, किसी के बिहाफ पे नहीं कर सकता, अपने चाइल्ड के बिहाफ पे। ये बात छोटी सी बात थी, ध्यान रखना, मॉड्यूल में लिखा हुआ है तो मैंने बता दिया। ये 6 चीज़ रहते हैं मेमोरेंडम में। एक ओपीसी के केस में एक 7वां चीज़ भी रहता है, नेम ऑफ नॉमिनी। नॉमिनी का नाम भी रहता है जो कि मेंबर बन जाता है, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये 7 चीज़ एक मेमोरेंडम, एक डॉक्यूमेंट में ये 7 चीज़ लिखा रहता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं कंटेंट्स ऑफ द मेमोरेंडम। अब इसको मैं एक दिखा देता हूँ तुम्हें, एक मेमोरेंडम लिख के दिखा देता हूँ गूगल पर से, मेमोरेंडम रिलायंस का ही दिखा देता हूँ। चलो, देखो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री। कोई भी कंपनी का आप तुम मेमोरेंडम देख सकते हो, जाकर तुम गूगल पर किसी भी कंपनी का मेमोरेंडम निकालना, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तुमको मिल जाएगा। सबसे पहला क्लॉज मैंने बताया नेम क्लॉज। नेम क्लॉज देखो है, कंपनी का नाम रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, नेम क्लॉज है कंपनी का नाम। और इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि ये लिमिटेड है, यानी ये पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी नहीं है। दूसरा, फिर रजिस्टर ऑफिस ऑफ कंपनी सिचुएट कहाँ है? महाराष्ट्र में। क्या रजिस्टर ऑफिस क्लॉज है, उसका एड्रेस। तीसरा, ऑब्जेक्टिव, देखो कंपनी का ये सारे ऑब्जेक्टिव है, ये मेन ऑब्जेक्टिव है जो कंपनी काम करेगा। देख लो कितना सारे ऑब्जेक्टिव है। और ये इंसिडियल्स है, यानी कि रिलेटेड है, कनेक्टेड ऑब्जेक्टिव्स। ये देखो सारे ऑब्जेक्टिव्स है, सारे ऑब्जेक्टिव्स है कंपनी के, सब कुछ ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद यहाँ देखो, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड। मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड है, लाइबिलिटी क्लॉज हो गया। फिर आता है ये देखो, ऑथोराइज कैपिटल कितना है कंपनी का? कैपिटल क्लॉज। ये देखो ऑथोराइज कैपिटल वगैरह लिखा हुआ है। और ये देखो डिटेल्स सब्सक्राइबर्स के, एसोसिएशन क्लॉज, देखो सारे सब्सक्राइबर्स के डिटेल्स हैं, किसने कितने कितने शेयर्स लिए, सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ ख़त्म हो गया। तो ये हो गया मेमोरेंडम। इस तरह तुम किसी भी कंपनी का मेमोरेंडम जाकर देख सकते हो, गूगल पर से जाकर चेक करो भाई, प्रैक्टिकल पढ़ो, प्रैक्टिकल समझो। एक क्वेश्चन आता है, मेमोरेंडम का फॉर्मेट क्या होगा? मेमोरेंडम का फॉर्मेट क्या होगा? हम लोग समझ गए मेमोरेंडम क्या होता है, कैसा होता है, मैंने दिखा भी दिया। अब क्वेश्चन आता है इसका फॉर्मेट क्या होगा। तो देखो शेड्यूल 1 जो है वो फॉर्मेट दिया हुआ है कंपनीज एक्ट का। शेड्यूल 1 बताया गया है कि कंपनी का मेमोरेंडम का फॉर्मेट क्या होगा। इसमें एक टेबल दिया हुआ है, ए से लेकर ABCDE तक। ठीक है, ए लिखा है, अगर तुमको कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का अगर तुमको चाहिए फॉर्मेट, तो तुम कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का, तो तुमको टेबल ए देखना होगा। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल
इसी तरह कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। तो जो जैसा तुम्हें कंपनी बनाना है तुम वो टेबल देख सकते हो, ठीक है। ये बात तुम्हारे मॉड्यूल में लिखा हुआ था। एंड यहाँ पर तुम्हारा मेमोरेंडम हो गया ख़त्म। अब इससे कनेक्टेड केस लॉ आता है। सबसे पहले लिखो सेक्शन 399 एवरी पर्सन डीलिंग with a company shall have active knowledge about their public document in true perspective। सेक्शन 399 क्या बोलता है? हर एक पर्सन जो कंपनी से डील कर रहा है उसको मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, जो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि कंपनी ने ऑलरेडी पब्लिकली पब्लिश किए हुए हैं वो सब पढ़ना होगा। अगर वो नहीं पढ़ता है तो बाद में वो ये नहीं बोल सकता कि भाई मेरे को तो पता ही नहीं था कि कंपनी का ये ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, कंपनी इसके बाहर काम ही नहीं कर सकता, मेरे को तो पता ही नहीं था, ये नहीं बोल सकता है। जैसे कि मैंने अभी मेमोरेंडम निकाला, तुम्हें मेमोरेंडम पढ़ना होगा, समझना होगा, ठीक है। अगर तुम नहीं पढ़ते तो गलती तुम्हारा है, लॉ तुमको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। यही सेक्शन 399 बोलता है। इससे ही एक कनेक्टेड डॉक्ट्रीन आता है, डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये क्या बोलता है? द डॉक्ट्रीन स्टेट दैट every person dealing with a company shall deem to have a knowledge regarding its MOA and AOA and other public documents before entering into a transaction। यानी कोई भी पर्सन उसको नॉलेज होना चाहिए, यानी सेक्शन 399 वाला बात ही बोल रहा है। कोई भी पर्सन हो उसको नॉलेज होना चाहिए मेमोरेंडम आर्टिकल कंपनी का क्या है, उसका पावर क्या है। अगर उसको नॉलेज नहीं है और वो गधा जैसा कंपनी के ट्रांजैक्शन में इंटर कर जाता है तो सिंपल सा बात है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो डॉक्ट्रीन है वो प्रोटेक्ट करेगा किसको? कंपनी को, आउटसाइडर को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। इसी का एक एक्सेप्शन आता है, वो है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। शॉर्ट में मैं मैनेजमेंट लिख रहा हूँ, तुम्हें शॉर्ट में नोट्स बनाने के लिए तुम भी यूज़ कर सकते हो। आई होप पहले तुम्हें पता है डॉक्ट्रिन क्या होता है। डॉक्ट्रिन मतलब होता है फेमस जजमेंट्स, कोई फेमस जजमेंट, केस लॉ, उसी को हम लोग बोलते हैं डॉक्ट्रिन। कंस्ट्रक्टिव नोटिस और सेक्शन 399 एक ही बात बोलता है कि मेमोरेंडम आर्टिकल जो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है सब कुछ कंपनी को पढ़ना, कंपनी से अगर डील करना है तो पढ़ना होगा। अभी मैं अगर रिलायंस के साथ कोई डील करूँगा तो मेरे को रिलायंस का MOA वगैरह सब कुछ पढ़ना होगा और पता करना होगा कि भाई रिलायंस क्या मेरा जो काम है वो कर भी सकता है कि नहीं, उसके पावर में है भी या नहीं। तो उसी में एक डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, उसका एक एक्सेप्शन आता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। वो क्या बोलता है? वो बोलता है नो आउटसाइडर शैल डीम टू हैव ए नॉलेज
ऑफ कंपनी इंटरनल अफेयर्स। भाई सिंपल सा लॉजिक है, कंपनी के अंदर में क्या हो रहा है ये मेरे को पता चल सकता है, रिलायंस के मैनेजमेंट के अंदर में क्या हो रहा है मेरे को पता नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ एज, अगर मेरे को रिलायंस से डील करना है तो मैं उनके मेमोरेंडम जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है उनको उठा सकता हूँ, मैं आर्टिकल्स उठा सकता हूँ, और भी जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है जो कि पब्लिकली है उनको उठा के पढ़ सकता हूँ, समझ सकता हूँ। और उसके बाद फिर मैं जो उसमें लिखा हुआ है वो मैं कंपनी को बोल सकता हूँ कि देखो मैं ट्रांजैक्शन तभी करूँगा जब तुम ये सब काम करोगे। मैं इतना ही कर सकता हूँ। क्या कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर क्या बातें हो रहा है वो क्या मैं जान सकता हूँ? मैं नहीं जान सकता। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या बोलता है कि अगर कोई आउटसाइडर है वो कंपनी के साथ डील कर रहा है, कंपनी के मेमोरेंडम आर्टिकल उसने सब कुछ पढ़ा, लेकिन फिर भी उसको लॉस होता है, और उसका रीज़न क्या है? कंपनी के इंटरनल अफेयर्स में मिसमैनेजमेंट है। तो उस सिचुएशन में क्या आउटसाइडर को प्रोटेक्ट नहीं किया जाना चाहिए? ऑब्वियस सा बात है भाई, आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करो। उसकी गलती क्या है भाई? मेरी क्या गलती? मैंने मेमोरेंडम भी पढ़ा, आर्टिकल भी पढ़ा, और उसके अलावा जितने डॉक्यूमेंट्स हैं मैंने सब कुछ अपने तरफ से पढ़ा। सेक्शन 399 जो बोलता है वो मैंने किया। उसके बाद मैंने कंपनी को बोला भी कि भाई देख मेमोरेंडम सब में ये लिखा हुआ है कि एसआर पास होगा, बीआर पास होगा, मेरे को पास करके दो एक कॉपी, तभी मैं ट्रांजैक्शन करूँगा। उन्होंने कॉपी भी दिया। तो भाई मैंने तो अपने तरफ से सारे स्टेप्स किए, अब फिर भी मेरे को लॉस होता है क्योंकि कंपनी के अंदर में कुछ गड़बड़ी है, तो ये मेरे को कैसे पता होगा? तो इसके लिए क्या मैं लायबल हूँगा? नहीं, क्यों मैं लायबल हूँगा? यही बोलता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इसमें एक फेमस केस स्टडी भी है, केस स्टडी है, वो है रॉयल ब्रिटिश बैंक। रॉयल, भाई क्या रॉयल लिख रहा हूँ हिंदी, रॉयल, अरे क्या हो गया यार, रॉयल ब्रिटिश बैंक, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कॉन। इसको फेमस हम लोग टर्कॉन रूल भी बोलते हैं। इसमें होता क्या, देखो मैं बताता हूँ क्या होता है। एक बैंक होता है ब्रिटिश बैंक, एक बैंक होता है यार, बीबी लिखता हूँ, बीबी, ठीक है। रॉयल ब्रिटिश बैंक है एक, और एक कंपनी होता है, वो बैंक के पास जाता है और बोलता है कि भाई मेरे को लोन चाहिए, मेरे को लोन चाहिए। बैंक बोलता है रुक, लोन चाहिए। बैंक ने मेमोरेंडम पढ़ा, आर्टिकल पढ़ा, सारे अदर डॉक्यूमेंट्स पढ़े, सब कुछ बैंक ने पढ़ा और बोला कि भाई देख तेरे मेमोरेंडम में साफ साफ लिखा है कि एसआर पास करना है तुमको, तो पहले हमको एक एसआर का कॉपी दे दो, हम तुमको लोन दे देंगे। तो कंपनी ने एसआर पास किया, एसआर पास किया और इसकी एक कॉपी जो है भिजवा दिया बैंक को। तो बैंक को कॉपी मिला, बैंक ने देखा कि हाँ भाई एसआर तो पास हो गया, बैंक ने इसे लोन दे दिया, और कंपनी का वो क्या बन चुका था, सिक्योर्ड डेप्ट, क्योंकि भाई उसने लोन दिया था बॉन्ड के तरह लोन दिया था, तो ये सिक्योर्ड डेप्ट था। अब ये कंपनी चला गया वाइंडिंग अप के टाइम पे, वाइंड अप होने लगा, कंपनी बंद होने लगा, बंद होने लगा। तो लिक्विडेटर आया टर्कॉन, वो सारे लायबिलिटी पे ऑफ करने लगा और एसेट्स बेच के। तो बैंक वाला एसआर का कॉपी लेकर और लोन का डॉक्यूमेंट वगैरह लेके गया, बोला कि भाई देख जब भी कंपनी बंद होता है तो सबसे पहला पेमेंट सिक्योर्ड डेप्ट वालों को किया जाता है, मेरा देख सिक्योर्ड डेप्ट है, मेरे को पहले पेमेंट कर दे। टर्कॉन ने बोला नहीं, तुम्हारा सिक्योर्ड डेप्ट नहीं है, तुम्हारा अनसिक्योर्ड डेप्ट है। भाई बैंक का दिमाग ही खराब हो गया कि भाई कैसे अनसिक्योर्ड है। तो टर्कॉन ने बोला कि देख भाई एमओए में साफ साफ लिखा हुआ है कि एसआर पास करना है। बैंक ने बोला भाई देख एसआर पास हुआ है। तो उसके बाद बोला टर्कॉन ने सुन तो ले,
एसआर पास करना और उसमें अमाउंट मेंशन होना चाहिए। हर एक मेंबर को अमाउंट पता होना चाहिए। यहाँ अमाउंट मेंशन नहीं है, ये एसआर वैलिड ही नहीं है, इनवैलिड एसआर है, इसलिए तुम सिक्योर डिवेंचर नहीं हो गए, सिक्योर डेप्ट वाले नहीं हो। भाई बैंक का दिमाग ही घूम गया। बैंक सीधा गया कोर्ट, बैंक कहाँ गया, सीधा कोर्ट चला गया। कोर्ट गया, कोर्ट ने बोला कि भाई देख, उसने बैंक ने सारा काम किया, मेमोरेंडम पढ़ा, आर्टिकल पढ़ा, उसको बोला भी कि एसआर पास कर ले, सब कुछ किया, बैंक ने अपने तरफ से सारा काम किया। एसआर में अमाउंट नहीं लिखा हुआ है, ये इंटरनल अफेयर है, कंपनी का गलती है, इसमें बैंक लायबल नहीं होगा, पहला पेमेंट बैंक को जाएगा। और यही बन गया तुम्हारा टर्कॉन्स रूल, जिसको आज हम लोग बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, क्या हैं वो भी लिखो। अगर तुम लोग को थोड़ा सा साउंड आ रहा है तो भाई देख लेना, क्योंकि सुबह के टाइम में ना यहाँ अगल बगल मेरे घर के आसपास में लोगों के अंदर डांसर जाग जाता है भाई, फुल वॉल्यूम करके बजा देते हैं भाई साउंड। अपना सुनो ना यार, दूसरे को क्यों दिक्कत देते हो। जो एक्सेप्शन क्या क्या है, हमने इंडोर मैनेजमेंट में पढ़ा कि कंपनी के अंदर अगर कुछ गड़बड़ होगा उसके लिए हम आउटसाइडर को लायबल नहीं करेंगे, आउटसाइडर को हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं, मेनली 3 केस है, जिसमें भले ही कंपनी के अंदर मिसमैनेजमेंट हो बट उसमें जो है आउटसाइडर को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा। कौन कौन से केस, सबसे पहला एक्टिव नॉलेज। एक्टिव नॉलेज, जब किसी इंसान को, सपोज करो मैं डील कर रहा हूँ विजय माल्या के कंपनी के साथ, मेरे को पता है विजय माल्या पैसा लेके भाग जाएगा, तब भी मैं उसको लोन दे रहा हूँ भाई, तो फिर मेरे को प्रोटेक्शन नहीं देगा लॉ। क्यों नहीं देगा, क्योंकि भाई तेरे को पता है कि उसके अंदर कुछ गड़बड़ी है, फिर भी तू उसके साथ इंटर कर रहा है ट्रांजैक्शन में, यानी तू ही निर्लज है, तेरे को हम लोग प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। दूसरा सस्पिशन, किसी को भाई शक है, सस्पिशन है, मेरे को शक है कि भाई उस कंपनी में कुछ तो गड़बड़ है, एंड मैंने कोशिश भी नहीं किया कि पता करने का कि कहीं कुछ गड़बड़ है या नहीं है, उस सिचुएशन में भी लॉ मेरे को प्रोटेक्ट नहीं करने वाला। इसको लिख लो, वेयर अ पर्सन हैज सस्पिशन ऑफ एनी irregularities in the company and he fails to inspect the same, the doctrine shall not protect सच पर्सन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस सारे के हैंड रिटन नोट्स कंपनीज एक्ट के, वो ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे डाला हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा दिया हूँ। थर्ड, फॉर्जरी। भाई फॉर्जरी के केस में कंपनी कभी भी लायबल नहीं होता, क्योंकि एक इंसान फ्रॉड करता है उसको पकड़ो, कंपनी को भाई क्यों ही पकड़ना, कंपनी ने थोड़ी फ्रॉड किया। यहाँ तक तुम्हारा हो गया डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट खत्म। अब इस लगे हाथ एक और डॉक्ट्रिन खत्म कर लो, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वीरस। हम पीछे ऊपर से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कंपनी का ऑब्जेक्ट बताता है मेमोरेंडम, उसके बाहर जाकर अगर कंपनी कोई भी काम करेगा तो उसके लिए कंपनी प्रोटेक्ट नहीं होगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा वीरस। अल्ट्रा वीरस का मतलब ही होता है बियॉन्ड पावर, बियॉन्ड पावर। इसको लिखेंगे कैसे, वेयर अ कंपनी act beyond the scope of memorandum which defines its power, the same shall be void and not enforceable।
यानी अगर कंपनी कोई ऐसा एक्ट करता है जो कि उसके मेमोरेंडम से ही बाहर है, जो कि मेमोरेंडम उसका पावर बताता है, तो ये वॉइड होगा। वॉइड मतलब कि इस पे केस नहीं हो सकता, कोर्ट तुम नहीं जा सकते अल्ट्रा वीरस ट्रांजैक्शन को लेकर। इसमें एक केस लॉ हुआ था, ठीक है। क्या केस लॉ का नाम था? एश ब्यूरी रेलवे कैरेज वर्स एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची। इसमें ये केस ला हुआ था। इस केस में हुआ क्या था, जो आयरन कंपनी लिमिटेड है, वो जो एसबरी रेलवे है, वो कंपनी जो है, उसके कॉन्ट्रैक्ट, उसके मेमोरेंडम में ये लिखा हुआ था कि भाई ये जो है सेल कर सकता है, लीज कर सकता है, किसके रिलेटेड? सेल कर सकता है या लीज कर सकता है रेलवे का कैरेज, और उसके रिलेटेड प्लस जनरल कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो रिची जो था उसने ये जनरल कॉन्ट्रैक्ट को क्या समझा कि भाई ये कुछ भी कर सकता है। जनरल कॉन्ट्रैक्ट यानी रेलवे के रिलेटेड कोई भी काम कर सकता है। तो रिची ने इस कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन किया और कंपनी को पैसा दिया और बोला कि एक लाइन, रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट करके दे दो। कंपनी ने पैसा लिया, हाँ, रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट करने के लिए का आधा कंस्ट्रक्शन करके उसने छोड़ दिया कंपनी ने, और कंपनी ने बोला कि भाई ये एक्ट जो है मेरे मेमोरेंडम के बाहर है, मेरे पावर के बाहर है, तो मैं ये नहीं कर सकता। रिची को आया गुस्सा, ये चला गया कोर्ट ने ये बोला कि भाई ये जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट है ये इसके रिस्पेक्ट में है, यानी रेलवे कैरेज को सेल, परचेज, हायर ये कर सकता है, रेलवे कंस्ट्रक्शन वो नहीं कर सकता है, तो यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन अल्ट्रा वीरस ट्रांजैक्शन माना जाएगा। बस यही केस था। अब इससे एक क्वेश्चन निकल के आता है, क्या इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वीरस ट्रांजैक्शन, अल्ट्रा वीरस ट्रांजैक्शन हो गया, तो अब क्या उसका क्या क्या इफेक्ट होगा? तो देखो, सबसे पहला, कैन नॉट श्यू और श्यूड, ना कंपनी केस कर सकता है आउटसाइडर पे, ना आउटसाइडर कंपनी पे केस कर सकता है, कोर्ट बात जा ही नहीं सकता। दूसरा, ट्रांजैक्शन शैल बी वॉइड, ट्रांजैक्शन वॉइड होगा, ऑब्वियस सा बात है। तीसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लिखो। इफ मनी, नहीं पहले ये लिखो, मनी रिसीव अंडर अल्ट्रा वीरस, यू भी मैंने लिखा शॉर्ट में, ट्रांजैक्शन, इफ एक्सपेंडेड कैन नॉट रिकवर्ड। ये बात ध्यान से समझना। मान लो अगर एक कंपनी को कोई पैसा मिला है अल्ट्रा वीरस ट्रांजैक्शन के अंदर, और वो पैसा कंपनी ने खर्चा कर दिया है, तो भाई आउटसाइडर उसको रिकवर भी नहीं कर सकता। सोच रहे हो कितना खतरनाक हो जाएगा। इसलिए सेक्शन 399 बोलता है कि भाई पहले मेमोरेंडम पढ़ो और पता करो कि ट्रांजैक्शन अल्ट्रा वीरस तो नहीं है तुम्हारा। यानी अगर मनी खर्चा हो गया तो भैया भूल जाओ कि तुम रिकवर करवा सकते हो, मनी नहीं करवा पाओगे। फोर्थ पॉइंट, एनी प्रॉपर्टी रिसीव्ड, एनी प्रॉपर्टी रिसीव्ड अंडर सच ट्रांजैक्शन इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी। मान लो कोई कंपनी को कोई प्रॉपर्टी मिला है अल्ट्रा वीरस ट्रांजैक्शन के अंदर में, तो वो कंपनी का प्रॉपर्टी नहीं होगा। सिंपल सा लॉजिक है। एक और लास्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो लिखो, इफ मनी इज नॉट एक्सपेंडेड और प्रॉपर्टी इज इन existence, the outsider shall prevent the company
from use of such money or property by injection order. इंजेक्शन अच्छे से दिए, बाय इंजेक्शन ऑर्डर, जिसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट्रेन ऑर्डर। यानी कि मान लो अगर पैसा खर्चा नहीं किया है कंपनी में, अगर पैसा खर्चा कर दिया तब तो रिकवर नहीं हो सकता, बट मान लो पैसा खर्चा नहीं हुआ है, उस सिचुएशन में, या फिर प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में, दोनों केस में बता रहा हूँ, प्रॉपर्टी भी है एग्जिस्टेंस में या पैसा खर्चा नहीं हुआ है, उस सिचुएशन में आउटसाइडर कोर्ट जाएगा और बोलेगा कि भाई एक रेस्ट्रेन ऑर्डर फाइल कर दे ताकि कंपनी वो पैसा यूज़ ना कर सके। बस सिंपल सा लॉजिक यही बात बोलता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड 1 मिनट में मॉड्यूल खोल लेता हूँ, बता देता हूँ मैं। एक आर्टिकल्स बच गया है एंड इधर तो पॉइंट्स सारे कर दिए मैंने। एक आर्टिकल्स बच गया और थोड़ा 1-2 तो पॉइंट इजी सा बचा हुआ है, वो कर लेते हैं। चलो ठीक है, और मैं देख लेता हूँ, और तो कुछ नहीं है। तीनों डॉक्ट्रिन्स भी हो गए। हाँ चलो, एक आर्टिकल बचा है, पहले वो कर लेते हैं। सेक्शन 5 आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सबसे पहला क्वेश्चन आता है आर्टिकल होता क्या है, एओए होता क्या, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता क्या। तो देखो, ये बाय लॉज होते हैं, जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बताते हैं, इंटरनल मैनेजमेंट के लिए। एओए क्या है, एक बाय लॉज है जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन बताते हैं कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट कैसे होगा। ठीक है, ये सारे कुछ ये बात बताते हैं। अब ये कैसे फॉर्मेट में बनेगा, ये किस फॉर्मेट में बनेगा, इसका फॉर्मेट क्या होगा, तो इसका भी फॉर्मेट शेड्यूल 1 में दिया हुआ है। टेबल ई तक वहाँ हमने ख़त्म किया था, एफ से लेकर जे तक। उसके अलावा इसमें एक इनरिचमेंट प्रोविज़न होता है, इनरिचमेंट प्रोविजंस होता है। इसमें क्या होता है, इनरिचमेंट प्रोविजंस होता है। ये क्या होता है, आर्टिकल्स में एक इनरिचमेंट प्रोविज़न होता है। ये पहले लिखो क्या होता है, इनरिचमेंट, भाई क्या हो रहा है, इनरिचमेंट प्रोविज़न are introduced to protect something in which terms are altered if they are more restrictive। देखो, आर्टिकल्स क्या होता है, आर्टिकल्स रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है कि एक कंपनी में इंटरनल रूल्स क्या क्या होंगे, इंटरनली कंपनी कैसे काम करेगा। डायरेक्टर को एक तरह से गाइड करता है आर्टिकल्स कि भाई ऐसे परफॉर्म करना है, वैसे परफॉर्म करना है, तो उसमें रूल्स लिखे हुए रहते हैं। तो उसमें अगर चाहे तो एक इनरिचमेंट प्रोविजंस डाल सकता है। ये क्या होता है, ये बोलता है इसमें अगर तुम कोई भी टर्म आर्टिकल में, मान लो कोई भी रूल है, उसको तुम ऑल्टर करना चाहते हो यानी चेंज करना चाहते हो, तो इनरिचमेंट प्रोविज़न होने के कारण तुम तभी चेंज कर सकते हो जब वो मोर रिस्ट्रिक्टिव होगा। ठीक है, क्या होगा, रिस्ट्रिक्टिव।
रिस्ट्रिक्टिव होगा, यानी कि वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव, यानी मान लो अगर एक कंपनी में लिखा हुआ है कि लोग 8 घंटा काम करेंगे, और अब मान लो आर्टिकल्स में ये चेंजेस करना है कि अब 8 घंटा नहीं, हमको इसमें चेंज करना है। अगर उसमें इनरिचमेंट प्रोविज़न है तो 8 घंटा से हम 7 घंटा नहीं कर सकते, हमको 10 घंटा या 9 घंटा करना होगा, यानी टर्म्स को और बढ़ाना होगा ना कि घटाना होगा। अब एक क्वेश्चन मेरे को बहुत लोगों ने पूछा, क्या इसमें स्पेलिंग मिस्टेक मैटर करता है? तो भाई स्पेलिंग मिस्टेक मैटर नहीं करता है, एक दो स्पेलिंग गलत भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। आर्टिकल्स हो गया तुम्हारा, आर्टिकल्स हो गया, सब कुछ हो गया। और मैं 1 मिनट देख लेता हूँ, 1 मिनट और देख लेता हूँ। इसके बाद एक शेयर्स वाला बहुत छोटा सा चीज़ बचता है, वो तो करा देता हूँ मैं, वो तो मैं करवा देता हूँ। एक तो वो मैं करवा देता हूँ। सबसे पहला अब क्वेश्चन आता है, ये जो प्रोविज़न है ये किस टाइम हम लोग आर्टिकल्स में डाल सकते हैं? तो देखो, इनकॉर्पोरेशन के टाइम भी डाल सकते हैं, इनकॉर्पोरेशन के टाइम भी डाल सकते हैं, और इनकॉर्पोरेशन के बाद भी डाल सकते हैं, ठीक है। आफ्टर इनकॉर्पोरेशन भी हम लोग डाल सकते हैं, ये प्रोविज़न इनकॉर्पोरेशन में भी डाल सकते हैं, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन भी डाल सकते हैं। बस इसमें क्या लेना पड़ता है, इसमें भाई एसआर पास करना पड़ेगा तुमको, स्पेशल रिजोल्यूशन एसआर पास करना होगा, और प्राइवेट कंपनी में सारा का कंसेंट लेना पड़ेगा, सारा लोगों का कंसेंट लेना पड़ेगा। ये जो पॉइंट है ना रिस्ट्रिक्टिव, ओ भाई ये कैसा रिस्ट्रिक्टिव है, ये जो पॉइंट है ना रिस्ट्रिक्टिव, 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 या ऐसे समझ लो रिस्ट्रिक्शन, मोर रिस्ट्रिक्टेड, मोर रिस्ट्रिक्टेड, मोर रिस्ट्रिक्टेड, ये पॉइंट। अच्छा, ये तुम्हारा कीवर्ड्स है, एग्जाम में ये वर्ड लिखना जरूरी, इनरिचमेंट प्रोविज़न आएगा तो, कि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन बढ़ाया जाएगा तभी टर्म्स ऑल्टर होंगे, नहीं तो टर्म्स ऑल्टर नहीं होंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तुम्हारा ख़त्म हो गया, एमओए तुम्हारा ख़त्म हो चुका है, तीनों डॉक्ट्रिन्स मैंने करवा दिया, उनके कंटेंट्स भी मैंने करवा दिए, सेक्शन 4 हो गया, 5 हो गया, सब कुछ हो गया। अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो है वो ध्यान रखो, और ये जो मैं करवा रहा हूँ इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है, इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है, और वो क्वेश्चन है क्या, देखो मॉड्यूल में देखो, पेज नंबर तुम्हारा 6.35 में लिखा हुआ है एमओए वर्सेस एओए, और इससे क्वेश्चन आया है भाई। तो सिंपल सा लॉजिक है, लिख लो क्या होता है, मेमोरेंडम ऑब्जेक्ट बताता है, ऐसा लिखो, मेमोरेंडम ऑब्जेक्ट बताता है। वहीं एओए क्या करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है। यही डिफरेंस तुमको लिखना है। फिर ये जो है रिलेशनशिप दिखाता है, ये रिलेशनशिप बताता है मेमोरेंडम आउटसाइडर का कंपनी के साथ। ये रिलेशनशिप किसका बताता है, ये बताता है भाई इंटरनल मैनेजमेंट का कंपनी के साथ। मेमोरेंडम बाहर वालों से डील करता है, आर्टिकल अंदर वालों से डील करता है। इसमें ऑल्टरेशन होना पॉसिबल नहीं है, हो सकता है लेकिन वो तुम्हें पढ़ना नहीं है। अभी समझ लो कि इसका ऑल्टरेशन होना इतना इजी नहीं है, बट इसका ऑल्टरेशन होना बहुत इजी है। ऑल्टरेशन मतलब चेंजेस, क्या आर्टिकल हम बदल सकते हैं? द आंसर इज यस, बदल सकते हैं। मेमोरेंडम भी बदल सकते हैं, बट वो तुम्हें इंटर में पढ़ना है, अभी तुमको नहीं समझना है। कोई भी मेमोरेंडम से बाहर कोई भी एक्ट अल्ट्रा वीरस होता है, ये हम लोग अभी डॉक्ट्रिन में ही समझ चुके हैं। आर्टिकल के बाहर कोई भी एक्ट भी अल्ट्रा वीरस होता है, लेकिन इसको हम लोग आर्टिकल चेंज करके इंट्रावेरस कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक सेक्शन आता है, सेक्शन 6, ओवर राइडिंग इफेक्ट। ओवर राइडिंग इफेक्ट ये क्या बोलता है, देखो सबसे बड़ा कौन, ये सिंपल सा बहुत बोलता है, सबसे बड़ा कंपनीज एक्ट 2013। सबसे पहले हम किसका बात मानेंगे, कंपनीज एक्ट 2013 का। फिर किसका बात मानेंगे, फिर हम एमओए का बात मानेंगे, फिर हम एओए का बात मानेंगे, एंड उसके बाद अदर्स।
यानी सबसे पावरफुल कौन, कंपनीज एक्ट। हम मेमोरेंडम में ऐसा कोई चीज़ लिख ही नहीं सकते जो कंपनीज एक्ट में नहीं लिखा हुआ है या फिर कंपनीज एक्ट ने प्रोहिबिट किया हुआ है। तो मेमोरेंडम एज पर कंपनीज एक्ट होना चाहिए, आर्टिकल एज पर मेमोरेंडम एज वेल एज कंपनीज एक्ट होना चाहिए, और अदर डॉक्यूमेंट्स इन तीनों के हिसाब से होना चाहिए। बस सेक्शन 6 यहाँ तक सब कुछ ख़त्म है। एक लास्ट तुम्हारा बच जाता है, वो शेयर्स के बारे में है छोटा सा, और तुम्हारा कंपनीज एक्ट बिल्कुल हो गया ख़त्म। इन डिटेल इन डेप्थ मैंने करवा दिया। तो देखो कैपिटल, भाई कैपिटल कितने तरह का होता है, ये तो भाई अकाउंट्स में ही पढ़े। एक होता है नॉमिनल कैपिटल, एक होता है फिर इशूड कैपिटल, फिर एक होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, फिर एक होता है कॉल्ड अप कैपिटल, और एक होता है पेड अप कैपिटल। क्या होता है समझ लो एक बार, ये सब मॉड्यूल से रीडिंग मान लो, मॉड्यूल से पूरा चैप्टर पढ़ लेना भाई, अच्छा से तुमको समझ में आ जाएगा, अभी टाइम है तुम्हारे पास। नॉमिनल कैपिटल क्या हुआ, जो कैपिटल मेमोरेंडम में लिखा हुआ है, ऑथराइज कैपिटल जो हाईएस्ट कैपिटल है, उसमें से जितना इशू किया उसको हम लोग बोलते हैं इशूड कैपिटल, और जितना लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया उसको हम लोग बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल, जितना पैसा मंगवाया गया उसको हम लोग बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल, और जितना पैसा पेड हुआ उसको हम लोग बोलते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। हो गया यहाँ पर ख़त्म। अब आता है एक शेयर्स, इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, देख लो ध्यान लो। शेयर्स डिफाइन कितने में, सेक्शन 2 क्लॉज 84 में है शेयर्स, ठीक है। एंड इसमें 3-4 सेक्शन कनेक्टेड है, वो देखो। पहला एक है सेक्शन 44, एक है सेक्शन 45, और एक है सेक्शन 43। 44 क्या बोलता है, शेयर्स आर मूवेबल। सेक्शन 44 बोलता है कि शेयर्स मूवेबल है, ये तो हम लोग सब समझते हैं भाई, ट्रेडिंग वगैरह होता है, शेयर्स बाय एंड सेल, तो शेयर्स मूवेबल होते हैं। सेक्शन 45 बोलता है शेयर्स हैव डिस्टिंक्ट नंबर, हर शेयर के पास एक डिस्टिंक्ट नंबर है, यानी अलग से नंबर है जिससे उसको पहचाना जाता है। मेरे पास कुछ शेयर्स हैं, उसके अलग नंबर है, अभी मेरे पास होगा नहीं, मैं तुम्हें दिखा दूंगा, ठीक है। तो शेयर्स के, हर शेयर्स के पास डिस्टिंक्ट नंबर्स होते हैं कुछ। और सेक्शन 43 बात करता है काइंड ऑफ शेयर कैपिटल। दो तरह के शेयर कैपिटल हो सकते हैं, पहला एक होता है इक्विटी, दूसरा होता है प्रेफरेंशियल। इक्विटी शेयर कैपिटल वैसे कैपिटल हुए जिनको पहले प्रेफरेंशियल समझ लो, इक्विटी तुमको आराम से समझ में आ जाएगा। जिनको कोई प्रेफरेंस मिले, प्रेफरेंशियल नहीं लिखो, प्रेफरेंस ही लिखो, प्रेफरेंस। जिनको कोई प्रेफरेंस मिले, यानी कोई क्या बोलते हैं उसको, ज़्यादा इनको उन पे ध्यान दिया जाए, प्रेफरेंस मिले एज किसमें, प्रेफरेंस डिविडेंड के पेमेंट में, या फिर कैपिटल पेमेंट में। यानी किसी एक शेयर पे सबसे पहले अगर डिविडेंड दिया, डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, तो सबसे पहले किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर को। या कैपिटल अगर पेमेंट कर रहे हैं, यानी कंपनी बंद हो रहा है, जो कैपिटल है सबको पेमेंट कर रहे हैं, तो सबसे पहला पेमेंट किसको होगा, प्रेफरेंस शेयर को। तो किसी को भी अगर प्रेफरेंस मिल रहा है तो उसको हम लोग प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल बोलते हैं। और इक्विटी, जिनको कोई प्रेफरेंस नहीं मिल रहा है, यानी इनके पेमेंट होने के बाद इनका पेमेंट होना है। ये नॉर्मल सा लॉजिक है भाई, ये 11-12 में सब कुछ में ही पढ़े हैं। इसी के साथ तुम्हारा कंपनीज एक्ट हो गया ख़त्म। अब इसका एक वन शॉट आएगा जिसमें मैं शॉर्ट नोट से पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, एंड उसके बाद एक राइटिंग प्रैक्टिस भी आएगा, देन फिर हम लोग IRF में चले जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।